मैं इस बात से शुरू करूंगा कि कुछ वक्त पहले बम्बई में फ़लस्तीन की सॉलिडेरिटी में कुछ लोग जमा होना चाहते थे। तो वहाँ के पुलिस ने उनकी परमिशन कैंसिल कर दी, जिसको लेकर के कोर्ट में गए लेफ़्ट पार्टीज। तो जज ने ये कहा कि आप अपने शहर की मोहल्ले की सड़कों वड़कों के लिए आंदोलन कीजिए, वो ठीक है, वो हज़ारों मील दूर जो हो रहा है उससे आपको क्या लेना देना है। और उस वक्त से अब जो है, जो हज़ारों मील दूर हो रहा है और उसके असर दुनिया के कोने कोने में पड़ रहे हैं, तो अब ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही होगी कि हाउ द वर्ल्ड इज़ इंटरकनेक्टेड। जज साहब ने जो बात आपसे कही वो बिल्कुल यही घुट्टी में पिला के अंग्रेज यहाँ से गया था कि तुम लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, देवे गौड़ा, इन लोगों को कवर करो। और रही बात दुनिया की, तो हम हैं, रॉयटर्स है, एसोसिएटेड प्रेस है, टाइम्स लंदन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इनसे ले लिया करो। तो यानी दुनिया पे नज़र मत रखो, तो यहाँ इसी को निज़ाम को समझो। तो जज साहब का जो ये बात उन्होंने कही, ये बिल्कुल यही वो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस बात का कि वो आज के दिन वही बोल रहे हैं वाणी जो कि अंग्रेज बुलवा के यहाँ से गया था। तो इस बात के बाद में, चूंकि आपने वो वाणी नहीं सीखी जो अंग्रेज सिखाना चाहते थे, और आपने अपनी नज़रों से दुनिया को देखा और ख़ास तौर से वेस्ट एशिया को आपने देखा, तो ईरान के साथ में फ़िलहाल जो इज़राइल और अमेरिका का की जो जंग है, और वो जिस तरह से रोज़ उसके भीतर डेवलपमेंट अलग अलग तरह से हो रहे हैं, तो अगर कोई बिल्कुल कहिए कि बस किसी को केवल नक्शा पता है लेकिन सियासत नहीं पता है, तो उसको आप नटशेल में इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझाएंगे? इसको शुरू से देखना पड़ेगा। जी, वही चाह रहा हूँ मैं। शुरू से देखने का मतलब ये है कि इसको पहले वो शुरुआत भी कहाँ से हो। जी, कई पॉइंट्स हैं, लेकिन 1948 में जबकि विभाजन हुआ फ़लस्तीन का, और यहाँ पे एक जूइश होमलैंड 1948 में बना, और एक पहला नकबा जिसे कि कैटास्ट्रफी कहते हैं वो हुआ, जिसमें कि गांव से लोग निकाले गए, मारे गए, औरतें मारी गई, बच्चे मारे गए। ये 1948 में भी हुआ था। जी, फिर 1967 में हुआ इस जंग के बाद, जी, और फिर अभी का अफसाना समझ लीजिए। जी, यहिया सिनवर और उनके साथी जो हमास के लीडर्स थे, उन्होंने 7 अक्टूबर को जो किया वो कोई ऐसे मूर्ख लोग नहीं थे जिन्होंने कि हम उधर पैराग्लाइडिंग करके उधर चले जाएंगे। आपने देखा ना, मैंने पैराग्लाइडिंग कर करके उधर गए, उधर जाएंगे और 1200 लोगों को मारेंगे और 251 हम हॉस्टेजेस लेके वापस आ जाएंगे, और ये जब हम करेंगे तो हमारी जंग जो है वो जीत जाएगी। क्यों किया था उन्होंने? उन्होंने इसलिए किया था कि दुनिया की हर स्टडी ये बता रही थी कि जो गाज़ा है वो एक ओपन प्रिजन है। उसके 10-20 उदाहरण हैं। बड़े बड़े दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं उसमें, जिसमें कि नोएम चॉम्स्की है, जिसमें कि नॉर्मन फिंकलस्टाइन है, इलान पापे तो हिस्टोरियन हैं इधर के। ये तमाम लोगों ने ये कि 7 अक्टूबर 2023 को यहिया सिनवर और उसके साथियों ने
जो ये कांड किया, अब इसको आप कांड कहेंगे या क्या कहेंगे, वहाँ पे ज्यूरी इज स्टिल आउट। लेकिन यह है कि इन्होंने ये किया, ये जानबूझ के किया, मुझे यकीन है जी कि इस पैमाने पे जब हम करेंगे तो एक इजरायली रिटेलिएशन होगा, होगा, तय था। एक इजरायली रिटेलिएशन होगा जो कि भयानक होगा। बेशक। इजरायलियों ने उनको उससे ज़्यादा तोहफा दे दिया, यानी उन्होंने वो जेनोसाइड मचाई वहाँ पे, और हम लोग सब शिकायत करते रह गए कि यह देखो ये सब कैमरे में सबके सामने हो रहा है, और दुनिया है वो टस से मस नहीं हो रही, जी इसलिए कि हम दुनिया में इंसान और इंसानियत को नहीं समझते हैं, हम सिर्फ पावर बेसिस को समझते हैं। इंसान के अंदर एक सिमरिंग शुरू हो गई थी, जी और वो बिल्कुल जो कैलकुलेशन था यहिया का, वो यही था कि ये रिटेलिएट करेंगे, और बहुत बड़ा रोल है उसमें उस मीडिया का जिसने उसको कवर किया। कोई 250 के करीब मारे गए जर्नलिस्ट, वो उसको हमने आपने हम लोग सब कहते थे या अल्लाह क्या हो रहा है ये, कि ये क़यामत हो रही है और दुनिया में कोई टस से मस नहीं है। वक्त लगता है, समंदर की तह के अंदर जो एक तूफान उठता है वो रहता है, अब उठा है जलजला। जलजला जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल लोग गलत समझ रहे थे। लोगों ने ये समझना बंद कर दिया है कि दरअसल जो चीज़ हिस्ट्री को मूव करती है वो लीडरान नहीं होते बल्कि लोग होते हैं। बेशक, ये साबित और कर दिया गाजा में। ये राजा ने साबित कर दिया ये। तो वहाँ हर एरिया का एक एफिलिएशन होता है कुछ कल्चरल इवेंट्स के साथ। एक वाकया हिस्ट्री में है, अब उसको आप चाहे इस्लामिक थियोलॉजी कह लें, चाहे शिया थियोलॉजी कह लें, चाहे ह्यूमन थियोलॉजी कह लें, जो कि करबला का वाकया था 6080 में। 6080 का जो वाकया है वो मेरे ख्याल में लोगों को इसलिए समझना चाहिए कि उसका बहुत बड़ा असर है ईरान पे, बहुत बड़ा। बेशक। क्या है वो ये है कि जब इस्लाम फैल गया तो राइवलरीज थी। भाई इस्लाम एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी था, बेशक। उसमें अपोनेंट्स भी थे, और उसमें जो अपोनेंट्स थे जिन्होंने अली को बनने नहीं दिया, एक वक्त तक बहुत परेशान किया, वहाँ पे एक बहुत ही नाकारा किस्म का सुल्तान बन के बैठा यजीद। दमास्कस में उसने अपना सेंटर बनाया, लेकिन बन तो गया, अब उसको चाहिए लेजिटिमेसी। लोग मानते नहीं हैं, उसके पास अकूटरमेंट्स हैं लेकिन दुनिया में कोई मानता नहीं। तो उन्होंने ये मदीने में रहते थे फैमिली परिवार रसूल का, उससे कहा, हुसैन से कहा, भाई आप परेशान करो 10 तरह से, लेकिन बैत कहते हैं उसे, अच्छा। कि हाथ पे हाथ रख के कि हमने आपकी बात, हमने आपको इंडोर्स कर दिया, अच्छा। वो नहीं करूँगा। वो हुसैन नहीं कर सकता। हुसैन ने कह दिया परेशान कर रहे हो, मैं मदीना छोड़ दूंगा। मदीना छोड़ दिया, महीनों इधर उधर जाते रहे, हर जगह परेशानियाँ, और ये कि तुम मुझे कहीं जान, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। हिंद की बात हुई है। अच्छा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको कि हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा। हैं, हाँ बिल्कुल। हरियाणा में, इसमें हिमाचल में और यहाँ पे हैं यमुना जो नगर बता। जो
ये उनियाल, मोहियाल, हाँ हाँ हाँ। दत्त, हाँ, ये सुनील सब दत्त जो होता हैं था। ये सब हुसैनी ब्राह्मण हैं, अच्छा क्योंकि इनमें से एक दस्ता हुसैन के साथ था। अच्छा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। इत्तेफाक की बात यह है करबला के वाक़े की कि बाकी सब वाक़े जो है, जो महाभारत है, मिथोलॉजी है, ये हिस्ट्री है, ये हुआ, लोगों ने देखा। दर्ज किया 6,610, अभी 680, 14 अभी साल। परसों की बात है। तो वो उसका असर इतना है। अच्छा, उसको उनके बाकी तमाम पुश्त दर पुश्त उसको ऐसा सजाया, उसको भूलना नहीं। अब एक जर्मनी में हुआ था, वी शैल नॉट फॉरगेट, हाँ, उसका क्या हुआ, लेकिन यहाँ भी यही तंजीम थी, अच्छा। भूलेंगे नहीं। तो भूलने का उन्होंने तरीक़ा बनाया, वो ये कि मजलिसों में जहाँ जहाँ मिलो वहाँ मजलिसों में मिलो और बैठ के हुसैन की मजलूमी का तस्करा करो। और वो 1 2 3 4, कोई मजहब नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है। एक वाक़या है जिसमें कि एक जालिम और एक मजलूम ये है, उसके लिए उसको याद करो। यही आपने देखा सैयदा सैयदैन के घर में, ये है। मैंने जब फ़लस्तीन में था हम्म, तब एक लाइन जो मुझे लगातार याद आती रही, हम्म, जो इत्तेफाक से मैंने किसी नोहे में या किसी में सुनी थी कि लड़ता रहा वो प्यास से असगर तमाम रात। हाँ, 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 हाँ। उसका असर यहाँ हुआ कि हमारे तमाम एरिया हिंदू ने पार्टिसिपेट किया। हमारे घर के करीब, काश हिंदुस्तान में होता जन्म अब्बास का, बढ़ के हम हिंदू उठा लेते अल्लम अब्बास का। अच्छा। जी, ये बाकायदा प्रोसेशन निकलता है, था, हमने देखा है। और ये कि हम हिंदू जिक्र सरवर से बिगड़ी को बनाया करते हैं। ये अच्छा। आज लोगों को मालूम नहीं, यही तो है किस्सा, लोगों को मालूम नहीं। बहरहाल, तो उसका बहुत बड़ा असर था इस पे। और ये धीरे धीरे 1 साल 2 साल तक, और इनको ट्रंप ऐसा साथी मिला कि नेतन्याहू को। नेतन्याहू को ट्रंप मिले, जिन्होंने साहब सबसे पहले कूद के कि तल अवीव से जेरूसलम कैपिटल वो एम्बेसी आ जाएगी। यानी इतना ज़्यादा ये असर क्यों? ह्यूमिलिएशन। ये आपकी एम्बेसी अभी तक तल अवीव में है अभी, लेकिन ये मान सकते हैं अगर ये ज़ोर डाले। लेकिन इस वक्त अब पूरा निज़ाम यहाँ का तल अवीव का, जेरूसलम का इतना कमज़ोर और पिलपिला हो गया है कि अब सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो कि जंग शुरू होने से 3 दिन पहले जाके उसको गले लगा के आए, और उसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, उसमें वो जो पोर्ट है हैफा का, उसमें अडानी का कितना हिस्सा है, ये सब चीज़ें हैं। मैंने सुना है भाई, मैं जानता नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन ये कि ये बहुत ही अजीब वक्त था कि आप जाके वहाँ उनको जप्तियाँ लगाएं, जबकि हम तो पीवी नरसिम्हा राव के साथ, राजीव के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तेहरान जा चुके हैं। तेहरान जो जाते हैं तो लोग आमतौर से उनके 2-3 कल्चरल सेंटर्स हैं। एक है इस्फहान शहर और दूसरा है ये शिराज। वहाँ शिराज हाफिज़ शिराजी, जैसे कि आपके यहाँ तुलसीदास अगर हैं और अंग्रेज़ के पास शेक्सपियर हैं, तो उनके पास शिराज है, हाफिज़ शिराजी। अच्छा। सादी, शेख सादी, वो भी वही हैं। तो अटल जी के साथ मैं गया, जो उसका मरकज़ है, जो यहाँ पे मौसोलियम है, श्राइन जो है
शीरा, हाफिज की, तो वहाँ अटल जी भी गए, हम भी गए साथ। उससे मिली हुई एक लाइब्रेरी है, अच्छा, और लाइब्रेरी में एक कॉर्नर्स पे एक तस्वीर रखी हुई, गुरुदेव टैगोर क्या बात है। जब 1932 में गए थे तो वह हाफिज के कब्र पे गए और वहाँ बैठे हुए उनकी तस्वीर है, और वो हाफिज के दीवान में फाल देख रहे हैं। ये फाल देखना क्या होता है? ये एक रस्म है, कि आप किसी भी विजनरी की किताब, भगवत गीता को, कुरान को, लोग तो गालिब के दीवान को, तो वैसे ही हाफिज के दीवान को खोल लेते हैं, और आपके मन में सवाल जो भी है वो आप कीजिए, उसको खोलिए। पहली जो पंक्ति जो है उसमें इशारा मिल जाएगा कि हाफिज क्या कह रहे हैं। शायर को विजनरी बनाया गया है। तो गुरुदेव फाल निकाल रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब मैंने तब कहा, आज तक ये भी मेरे समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी सी तस्वीर, इसको तो और बड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। आपको हैरत है कि ये था, है ना? बिल्कुल। अब ये क्यों नहीं है, वो एक कल्चरल किस्सा है, वो कभी और बताएंगे। ठीक। लेकिन हम ये बता दें कि हमारे उनके ये संबंध थे। आप लपक के चले गए उसी वक्त, ऐन आप चले गए नेतन्याहू से गले लगने के लिए। खैर, और कौन लोग हैं इनका, इनके 2-3 मुद्दे थे। एक तो है I2U2, I2 इंडिया एंड इजराइल, U2 UAE एंड द US। ये सब बिल के इन लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है कि साहब ये बेल्ट एंड रोड चाइना का जो है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो I2U2 हम इजराइल और UAE से होते हुए यहाँ से रेलें चलेंगी और ये होगा वो होगा, और वो इजराइल से को काटती हुई वो यूरोप की तरफ चली जाएंगी पानी के जहाज़ों से। उसमें ये ख्वाब था, सब शैटर्ड है इस वक्त। अब ये बात होने लगी कि जब ये बात उधर से, इस बीच में ईरान की लीडरशिप ने एक आदमी जिसका नाम था कासिम सुलेमानी ने एक काम किया, हिस्ट्री में उसका नाम रहेगा। उसने क्या किया कि इजराइल जो है, वो इजराइल के चारों तरफ उसने वो मूवमेंट्स खड़े कर दिए। एक हमास को जिंदा कर दिया, उधर हुतीस को जिंदा कर दिया, इधर यहाँ पे हज़बल शादी, यहाँ इराक़ के अंदर वो उसने, तो तमाम जगह इराक़ में क्या हज़बल शादी। अच्छा। हाँ, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ सीरिया में हिज़्बुल्लाह, यहाँ हिज़्बुल्लाह खड़ा, लेबनान। हाँ, 2006 में इजराइल की और हिज़्बुल्लाह की जंग हुई थी। गोल है, क्योंकि मीडिया जो है वो इजराइल के पास था, तो आज तक गोल है। अब सब कहने लगे हैं कि 2006 की जंग हिज़्बुल्लाह जीता था। तो ये ऐसे ही नहीं है, और इसको मजबूत करने में कासिम सुलेमानी का हाथ था। कासिम सुलेमानी को एक दिन वो बगदाद एयरपोर्ट पे उतर रहे थे अपनी गाड़ी से, तो ड्रोन से उसको वहीं मार दिया। ये मार देना जो है, ये तो बहुत ही और कोई कुछ कहता नहीं। इजराइल का फेवरेट काम है। फेवरेट नहीं, और अमेरिकन, हाँ। वो अमेरिकन ड्रोन था। अच्छा। हाँ, जिसने इनको मारा। तो ये गोया ये बैंडिटरी चलती रही, और ये हुआ कि अब इजराइल को दम मिला। अच्छा, इजराइल को परेशानी क्या है? इजराइल को परेशानी ये है
कि एक चीज़ 2008 में मैंने आपको बताया था, 2008 में जब से लेमन ब्रदर्स डूबा और फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तब से एक चीज़ उठने लगी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, डिक्लाइन ऑफ अमेरिका। अगर अमेरिका पीछे न हो तो इजराइल कुछ नहीं है। टोटल उसका सर्वाइवल इसके ऊपर है और उसके डिक्लाइन की बात हो रही है। हुआ क्या है कि उन्होंने यूरोप को अलग कर दिया है, अटलांटिक के उधर वो अलग हो गए। उन्होंने एक स्कीम बनाई है, मनरो डॉक्ट्रिन नई, कि साहब वो वेनेजुएला में जाके कर लो, फिर अगला अपन यहाँ पे क्यूबा में कर लेंगे। क्यूबा में पता चला कोई तेल वेल का एंगल नहीं है, तो क्या करें, तो ये काहे को करें। तो अभी ये है मामला। रुका हुआ इजराइल को परेशानी ये है कि भाई इसको यहाँ इन्वॉल्व रखो। ये अगर हट गया और दुनिया में पावर इक्वेशन ऐसी बदली तो हम कहीं के ना रहेंगे। इसलिए इनको और इनके ऊपर असर एक तो दो तीन चीज़ों का है। किनके ऊपर? ट्रम्प साहब के ऊपर। ट्रम्प साहब के ऊपर असर दो तीन चीज़ों का है। एक तो एक चीज़ है जिसको कहते हैं इजराइल लॉबी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत लॉबी है, जो कि यहूदी ज्यूज़ जो कि अमेरिका में बिलियनर्स हैं। एपेक उनकी एक संस्था है। उसका काम ही यह है कि जितने कांग्रेसमैन हैं और वाइट हाउस है और पेंटागन है, यहाँ तक कि पेंटागन में उनके लोग पोस्टेड हैं। हम खुद मिले हैं, हम गए हैं इंटरव्यू करने स्टेट डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। 12 बजे मीटिंग है, 11 बजे पहुंच गए, हमको दूसरे कमरे में बिठा दिया और जो हमारे एस्कॉर्ट्स थे वो 2 इजरायली ऑफिसर्स को ले आए। वो हमको डीब्रीफ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में इजराइल का क्या हो सकता है। तो इस तरह से पेनिट्रेटेड है इजराइल वहाँ के सिस्टम में थी। जंग एक तो जून में हुई। अब एक दूसरी पहलू पे आ जाए। अभी तक न जाने क्यों सबको ये भ्रम है कि बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है अमेरिका। अगर इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है तो वियतनाम क्यों हार गई? इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है तो अफगानिस्तान में 20 साल ऑक्यूपाई करने के बाद जैसे भागी, आपने देखा। ये क्या है किस्सा? जिस लिए वो उतरे थे इराक में, उनको मिला, वहां से भी गए। 2011 में शुरू होती है अरब स्प्रिंग, उसमें तब से आप कर रहे हैं सीरिया पे। आप जाके जो पुराना गुंडा था ISIS का, उसको किसी तरह से टाई वाई पहना के, दाढ़ी ट्रिम करके उसको बनाया है शरा को प्रेसिडेंट। सब जानते हैं कौन है वो, ये खुद भी जानते हैं। ही वॉज, उसके ऊपर 25 मिलियन डॉलर्स की बाउंटी थी, इसको मार दो, जिंदा ले आओ, ये वो है। अलग ओसामा बिन लादेन किस्म का ही। हाँ, वही, वो भी ऐसे था। तो इजराइल को ये भय कि अब ये डूबने वाले हैं, इनको डूबने न दो। एक किस्सा और भी बता देता हूँ। जनरल वेस्ली क्लार्क नेटो के कमांडर थे। 2001 में पेंटागन गए, उनके हाथ में एक पर्चा दिया गया। वो खुद बोले हैं, तो इसलिए यानी ये कि उसकी तस्दीक ये है कि उन्होंने खुद कहा कि साहब ये मुझे मिला। क्या मिला? उसमें 7 मुल्क थे, इराक, सीरिया, लिबिया,
सोमालिया, सूडान, लेबनान एंड ईरान। ये सब विश लिस्ट थी बेंजामिन नेतन्याहू की। ग्रेटर इसराइल। नहीं, जो चारों तरफ जो मजबूत हो सकती हैं ताकतें अरब्स की, अच्छा। वहाँ रिजीम चेंज करके अपने अपने मोहरे बिठाओ। ग्रेटर इसराइल तो उसके पीछे चलेगा, जी जी। यहाँ रिजीम चेंज करो। पहले तो रिजीम चेंज करना। तो रिजीम चेंज ये सब इन जगहों पे होगी। और आखिर में ईरान। ये ख्वाब कब देखा गया है? ये ख्वाब देखा गया है 2000 में, जबकि सोल सुपर पावर मूवमेंट अपने उरूज पे था। 2008 के बाद डूबना शुरू हुआ है। तुम उसको इम्प्लीमेंट अब कर रहे हो जबकि वो स्थिति नहीं है। 26 बरस हो गए। और ये बड़े बड़े जहाँ क्यों हारे? भाई, आपके पास कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय टाउन्स एंड कंट्रीज है, आपके पास कैपेसिटी टू विन वॉर्स नहीं है। तो ड्रेसडन में जैसे आपने बमबारी करके उसको बिल्कुल सपाट कर दिया, बर्बाद कर दिया, वही आपने गाजा में किया। वही आप कह रहे हैं कि ईरान में करो। सिविलाइजेशन को बर्बाद किया भाई। क्या शहर था बैरूत, क्या शहर था बगदाद, क्या शहर था काहिरा, सब इस चक्कर में ऐसे ऐसे शहर बर्बाद हुए। मलबे बना दिए, मलबे के देश। फिर रोना आता है। अभी इलान पापे ने कोई एक नई किताब में जिक्र किया है कि कहीं उन्हें रेफरेंस मिला है कि गाज़ा जो था वो समंदर किनारे का सबसे लंबा ट्रेड रूट था, जो यूरोप से और अरब को जोड़ता था। तो इतना खूबसूरत था कि उस पर जगह जगह अलग अलग मजहबों के सराय बनी हुई थी। हाँ। और उनके आपसी जो व्यवहार थे वो कितने खूबसूरत हुआ करते थे। लोग एक दूसरे के उसमें जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए। वो कहीं उनको मिला तो, लेकिन हाँ, नहीं, बहुत बहुत नामी हिस्टोरियन है वो। जी, और हाईफाई के हैं वो। जी हैफा के ही। तो बहरहाल, तो इन्होंने अब क्या किया? पहली जून वाली जंग में तो नहीं, उससे पहले एक हरकत की। इन्होंने दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पे हमला करके उनके कुछ जनरल्स वगैरह को हलाक कर दिया। सीरिया में ना। ईरान ने कहा इसका बदला हम देंगे। 10 कुछ दिन तक नहीं हुआ कुछ, आखिर में तब बदला दिया गया। क्या हुआ? उन्होंने कई 100 ड्रोन उड़ा दिए। अब ड्रोन ये है कि आपका फ़र्ज़ करिए कि $300 का बना एक, फ़र्ज़ कीजिए, या $3000 का, उस सैकड़ों आपने उड़ा दिए ऊपर। उनमें से डमी कौन है और असल कौन है? आप भेज रहे हैं यहाँ से मिसाइल उनको मारने के लिए। किसको मारे? नतीजा यह हुआ कि सब एग्जॉस्ट हो गई एक दांव में। एक दांव। और उसके बाद उनकी मिसाइल आए जहां चाहते थे वहां गिरी। ईरान के अंदर जून के पहले की बात बता रहे हैं। जून से पहले की बात बता रहा हूँ ये। तो गोया उन्होंने ये टेस्ट करके देख लिया कि एसिमेट्रिकल वॉर यूं खेली जाएगी। उसके बाद उनकी मिसाइलें जहाँ गई, मिसाइलों के नाम क्या हैं? खैबर शिकन। अब खैबर शिकन कोई ना यहाँ जानता है ना वाशिंगटन में जानता है। खैबर एक जगह थी जो कि मदीने से 120 किलोमीटर की थी। वहाँ पे यहूदियों का, ज्यूस का एक के किले थे, सर्कल, एक ओएसिस के चारों तरफ, पानी के चारों तरफ। नखलिस्तान। उनका जो बहुत बड़ा योद्धा था वो मरहब, तो उससे रसूल प्रॉफिट ने अपने सन-इन-लॉ से कहा कि भाई ये लोग परेशान करते हैं आके, और यहाँ पे लोगों को भय है, तो उनको जाके देख लो। तो हज़रत अली गए, वो कैंपेन हुआ,
और उसने एक तो उनका दरवाज़ा था उसको पहले तो उखाड़ के फेंका गया, फिर एक मरहब को मारा गया और वो उस इलाके पे कब्ज़ा हुआ। तो उस पे अब ये कहते हैं मरहब मरहब, या जब जंग होती है तो उधर से नारा लगता है मरहब मरहब या यहूद, और इनका जवाब ये होता है कि दैट वाज योर लास्ट चांस, अच्छा। दैट वाज योर लास्ट चांस। अच्छा। हाँ, ये है दोनों में। तो खैबर। पीछे इट गोज बैक अ बिट। ये तो वो, और उन्होंने अपने जनाब जो मिसाइल है उसका नाम है खैबर शिकन, यानी जिसने कि खैबर को कॉन्कर किया, शिकस्त दी, वो है खैबर शिकन। तो वो ऐसी ऐसी मिसाइल। अच्छा, दूसरे ये कि सोसाइटी एक तरफ तो उलेमा की, मौलवीज की, लेकिन और औरतों के आपने किस्से सुने, जितनी पीएचडी औरतों के पास ईरान में उतनी कहीं नहीं, कहीं नहीं। अलग मुल्क है जिसको कि डिमोनाइज बिल्कुल करके रखा हुआ है, जैसे कि सद्दाम हुसैन को डिमोनाइज करो, जैसे यहाँ बहादुर शाह जफर और इसको ये जो अपना लखनऊ में था वाजिद अली शाह, उसको कि वो रिडिक्यूल करके, ये नहीं कि वो कितना बड़ा प्ले राइट था, कितना बड़ा रसिया था, या कुछ नहीं। तो ये एक एंग्लो सैक्सन टेक्निक तब की है कि उसको डिमोनाइज कर दो। सरदारों के साथ सबसे ज्यादा किया है। हाँ, हाँ। सरदारों को जोकर बना दिया क्योंकि उनसे हार रहे थे। बिल्कुल। सो अब यह है कि जून वाली जंग में सीज फायर हुआ, लेकिन उन्होंने ये देखा अब इनके पास आधा फौज भेज, अपने असलहे भेज चुके हैं यूक्रेन, इनके पास इन्वेंट्री खाली हो रही है। तो ये सब हवाई बहुत है, यानी वो इन्वेंट्री जिसको कि यहाँ पे ज़रूरत है उनके पास इन्वेंट्री खाली है। नंबर वन जो जहाज़ आपने बनाया, जो बम 200 टन का, वो आपने बना लिए, वो B-52 बम बस ले जाके ड्रॉप करेंगे जी, वो ड्रॉप कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बिल्डिंग गिर जाएगी पूरा। लेकिन ये कि ड्रोन आपके बेडरूम में घुस जाएगा, ये आपके पास नहीं है। तो नतीजा ये हुआ है कि ड्रोन और मिसाइल, तब देखिए अभी तक तो ये था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अभी हुआ कि भाई इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी देख लो, वो हमें। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अब इस वक्त इन्होंने अभी तक हॉर्मूज का रास्ता खुला हुआ था, आपने उनको अगेंस्ट द वॉल जब पुश किया तो उनका कि भाई ये नहर जो है ये तो हमारी है। क्यों? इसलिए कि ये जो एरिया है यूं, जो उसका सबसे नैरो, इधर से ये इनका है ओमान का, और इधर से ईरान का, तो उसके बीच में कोई भी लॉ ही नहीं है जिसमें कि वो टेरिटोरियल वाटर उनका नहीं है, उस पर उनका कंट्रोल है। अभी तक वो उन्होंने उसका तस्करा नहीं किया, लेकिन अब वो कहना भाई है, अब आप ले लीजिए जो करना है आपको, और या फिर अपनी जहाज़, अमर जहाज़, उनके पानी के जहाज़ बड़े बड़े, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो पीछे हटा दिए गए 300-400 किलोमीटर पीछे। कैस्पर वाइनवर्कर रेगन के डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो इजराइल को अमेरिका का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहते थे। तो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, उसकी फौज, उसके असलहे, उसकी आमदनी, ये सब अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर कंट्रोल उस इजरायली लॉबी का जो कि दुनिया में सबसे बड़ी लॉबी है। अब ये हो रहा है कि भैया के कोई सुनते ही नहीं, अब इस वक्त कोई उनकी सुनत नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी जो ईरान की हुई है वो उन्होंने
इजराइल और अमेरिका के बीच में ये खाई जो है ये बढ़ती चली जा रही है। इससे बड़ा शिकस्त ये नहीं कि मोहम्मद अली ने एक लेफ्ट हुक मारा और आप मैच पे गिर गए, ऐसे जंग नहीं ख़त्म होती। जंग यूँ ख़त्म हो गई। अब ये जीत गए, अब आप जो कर लीजिए। अब आखिरी घुटनों पे है आपका इजराइल। ट्रम्प साहब की समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इसलिए ये नहीं है, देखिए अब भी वो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन चीन चुप। उसने क्या किया, जो पीसफुल काम कर सकता था उसने सऊदी अरेबिया को और तेहरान को बीजिंग बुलाया, दोनों का हाथ मिला दिया। और मदद भी पीछे से मदद तो हाँ, मदद कितनी दी कितनी नहीं दी नहीं, तो मतलब वो यानी रशिया ने इनके एयरक्राफ्ट दिया गया था सारी दुनिया हर के जगह। सामने। हाँ, ये एक पार्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन टैक्टिक्स है। जी जी जी। चाहे वो 1856 के 57 में वो वाजिद अली शाह हों, चाहे वो मोहम्मद शाह रंगीले हों, चाहे वो हर एक को, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो बशर अल असद हों, इनको सबको डिमोनाइज किया जाएगा। बस ये मैं जानना चाह रहा था कि ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, अच्छा, वो एक सुनिए। वो, और दूसरा ये कि जो वहाँ ख़वातीनों के जो मूवमेंट्स रहे। देखिए, सीधी सीधी बात ये है, 1970 1970s बहुत ही कठिन थे वेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए। क्योंकि तमाम जगह देतांत उनके खिलाफ जा रहा था। यहाँ तक कि वाशिंगटन में ये स्टैंड अप कॉमेडियंस ये मजाक करते थे कि देतांत इज लाइक गोइंग टू अ वाइफ स्वॉपिंग पार्टी, जहाँ लोग जाते हैं बीवियाँ बदल के, लाइक गोइंग टू अ वाइफ स्वॉपिंग पार्टी एंड कमिंग होम अलोन। ये लतीफ़ा था। एकदम से फ्रैंको मर गए, सालाज़ार मर गए, इनके मरने के फ़ौरन बाद जो पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़ थी अफ्रीका में, अंगोला, मोज़म्बिक, आज़ाद होने लगीं। ठीक है, आज़ादी, यहाँ भी आज़ादी हुई, लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेज़ मैकॉले की जो कमर मजबूत करके गया था वो रही। लेकिन वहाँ अंगोला में एकदम से उसने लिखा है, ये क्या, वहाँ बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई। मोज़म्बिक में क्या हुआ, एकदम से कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई। उसमें इथियोपिया में क्या हुआ, मेंगिस्तु एकदम से पावर में आ गया। अरे हैं, तंजानिया, इथियोपिया, उस इलाके में। तो ये सब अब घबराहट। उन दिनों में ये एरिया जो था, शाह ऑफ ईरान, ये क्या नाम था इसका, दाऊद इन अफगानिस्तान। हालांकि दाऊद थोड़ा सा सोवियत यूनियन की तरफ इंक्लाइन था, लेकिन था बहरहाल वो बादशाह का रिश्तेदार। और यहाँ पे जनरल नाम लो, पाकिस्तान हैं, कहाँ, पाकिस्तान, हाँ, नहीं, वो ज़ियाउल हक, ये सब राइट विंग। यहाँ मुरारजी देसाई का याद हो आपको, और वहाँ साउथ में जयवर्धन है। तो ये पूरा इलाका उनके लिए सिक्योर था। उन्होंने ये किया कि उन्होंने देखा चारों तरफ ये हो रहा है, तो इस इलाके को सिक्योर रखो। और एक जनाब अली, उनकी जो सवाक थी, सवाक ने, ईरान की सवाक ने एक प्लान बनाया कि दाऊद के चारों तरफ जो लेफ्ट ग्रुप है उसको एलिमिनेट कर दो, ये अब रिस्क नहीं ली जाएगी। वो जनाब अली मूव जो था वो लीक हो गया,
एक साहब थे मीर अकबर खैबर, जो कि ट्रेड यूनियन लीडर थे। उनकी मौत एक दिन, जो प्लान था उससे एक दिन पहले हो गई। सब चौंक गए। तो लिहाजा प्रिएम्प्टिव मूव में वतन जार और अब्दुल खालिक, ये सब पहुंच गए पैलेस में। बस दाऊद और उसके पूरे ख़ानदान और सबको मार दिया। तो यानी खेल बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ अब ईरान में क्या था, बादशाह शाह ऑफ ईरान, जो कि यही लोग लाए थे, मुसद्दिक के खिलाफ साजिश की गई। मुसद्दिक कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट तो था ही, और उसको हटाया गया इसलिए कि तेल ला गया था। और तेल में ये उसको हटाने के बाद फिर बादशाह को लाए, शाह पहलवी को। पहलवी बहुत बीमार हो गया। जब इनको ये पता चला कि साहब ये अब बचने वाला नहीं है, तो इन्होंने समझौता किया इनसे, आयतुल्लाह से, जो कि पेरिस के बाहर शटोले ला शपेल, वहाँ पे ये रहते थे, पेरिस के बाहर। इनको लाया जाए क्यों कि शाह के खिलाफ जो पॉलिटिकल तंजीमें थीं, वो एक थी तूदे पार्टी, जो कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, और दूसरी थी मुजाहिदीन खल्क, जो कि CPM CPI समझ लीजिए, वो थी। और तो ये जब इनको हम लाएंगे शाह के खिलाफ, तो एक लोग खड़े होंगे। जब लोग खड़े होंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तूदे, फिर हम उनको टाटा टाटा करके मार देंगे। तो लिहाजा ये डिकॉयज बन के आए थे आयतुल्लाह। उनको ये मालूम नहीं था कि ये साले टिक जाएंगे। ऐसे टिकेंगे, 444 दिन इन्होंने सीज डाल दी उनकी एम्बेसी पे। और वो साहब एक खजाना निकला उसके अंदर इंटेलिजेंस का, और कोई 55 इनके डिप्लोमेट्स, और 444 डेज। अब जनाब इनके लेने के देने हो गए। वो मुजाहिदीन खल्क भाग गए इराक। इराक में सद्दाम हुसैन ने उनका इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यूं हो गई वहाँ। यहाँ में तूदे जो थे वो ख़त्म कर दिए गए बिल्कुल। और वो खोमैनी की ख़ुमैनी जो है वो उन्होंने वो बहुत ही होशियारी के साथ, क्योंकि इनकी भाई हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन मना था, मस्जिदों में नहीं था। और शिया लोग हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं, और वहाँ जाके मस्जिदों में तंजीम उनकी हुई, ऑर्गेनाइजेशन हुई। उन्होंने कहा कि उनकी पकड़ यूँ है एकदम से। तो वो पकड़ उन्होंने जो ली, तो अभी तक अब ये है कि साहब ये ब्रूटल हैं, और ये वो सब है। ईरान का एक तबका बहुत प्रो वेस्ट, बहुत ही मॉडर्न, जैसे यहाँ के मैकॉले के बच्चे जो हैं, यहाँ एक एलीट जो है। इंडिया वर्सेस भारत जो झगड़ा यहाँ है, वो इसी किस्म का झगड़ा वहाँ भी है। ये झगड़ा वहाँ भी है। उसमें लोगों, अभी इन्होंने सैंक्शन लगा दिए। अब सैंक्शन लगा दिए तो लोगों के ऊपर किल्लत, महंगाई, डॉलर की कमी, और इतनी कमी कि 1.5 लाख रियाल का $1 हो गया। तो लोग जाते थे बाहर, जा नहीं सकते, अब पैसे चाहिए, है ही नहीं। तो ये था जिसको अहमदीनेजाद जब आया था, तब वो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रेडिकल लीडर के तौर पर उभरा था अमेरिका के, इसलिए कि वो मुल्ला नहीं था। लेकिन फिर वो ऐसे सब लीडर्स जो है वो फिजल आउट हो गए ईरान की उसमें। नहीं हैं। और अब यही ये जो अराची है, ये क्या है इससे पहले, और ये पेदाशकियान जो हैं मसूद, ये क्या है? ये एक बात और कि उन्होंने 4 कतारें लीडर्स की खोने के बाद भी सस्टेन किया रेजिस्टेंस को। ये है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर रखा था। हर स्टेट में एक अपना अलग ऑटोनमस लीडरशिप थी। तो अगर यहाँ मर जाए तो वो डिसीजन वो ले सकते थे।
वो ये उन्होंने बहुत ही लिया। बहरहाल पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है और इंडिया को देखते पाकिस्तान हुए? का हिंदुस्तान का रोल पूछिए। जी। पाकिस्तान की तो दोस्ती है चीन से, और पाकिस्तान ने दोस्ती और कर ली है अमेरिका से, और हम फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। हम कहते हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ, उंगली उठा उठा के हर जगह कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, विश्व गुरु हैं। फेल्ड स्टेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डोंट यू थिंक सो? एक्सट्रीमली इसमें फॉरेन पॉलिसी में दो लोगों का हाथ है। एक है जयशंकर। जयशंकर वो हैं जिन्होंने कसम खाई थी, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे 2005 में, जबकि वो न्यूक्लियर डील साइन की। हाँ, जब ईरान को इन्होंने एक्सेस ऑफ ईविल करके हाँ, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की बात। न्यूक्लियर डील साइन की थी। जी। ये तब की, तब के ये हैं इन्होंने ये कह दिया था कि डील जब तक नहीं साइन होगी मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटूंगा। अच्छा। हाँ, ये इतने पुख्ता थे। इनके बाप भी ऐसे ही था, मैं दोस्त थे। अच्छा। हम वो यार सुब्रमण्यम, अच्छा। ये भी सब एक ही, एक पूरी एलीट एक निकली प्रो अमेरिकन। अब आप बताइए, कोई सिल्वर लाइनिंग कहाँ दिखती है हिंदुस्तान को देखते हुए और दुनिया को देखते? अभी पत्ते खुल रहे हैं। ये खेल वेस्टर्न डिक्लाइन इज कंफर्म, लेकिन वो क्या कितनी हिकअप्स होंगी, डीडॉलराइजेशन भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये है। लेकिन जो काम 500 साल में कोई देश नहीं कर पाया, वो ईरान ने एक अपने समझ से, खुद अपने सेल्फ एश्योरेंस से, साहब सुपर पावर को घुटने पे टिका देना, एक रीजनल एक ग्लोबल, और दोनों को। और एक चीज़ मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इजराइल वो इजराइल अब नहीं रह सकता जो कि था। उसको अब अगली चीज़ है पैलेस्टीन के ऊपर आना। उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन वो इशू खड़ा हो गया। इसी की वजह से ये सब हुआ है। तो लिहाजा 7 अक्टूबर को जो यहिया सिनवर ने किया, ये सब वो रंग लाया है। यानी अब अरब वर्ल्ड वो नहीं रहेगा जो अब तक बना आया। और आपसे ये सुनना चाहता हूँ आखिर में, जो आप नियाज हैदर का वो जब शाने वो आप सुनाते हैं, वो उनकी गज़ल का कुछ, जब मांझी डूबे मांझी को अंदाज़े साहिल होता है, जब जान की बाजी लगती है तब मकसद हासिल होता है। सुरताल गिटकरी मींड गमक, ढोलक तबला मृदंग बजे, खम्माज सितार पे लहराए, शहराई पे सारंग बजे, रंगीन सुहागन रातों को रंगीन सुहागन रातों को में शहनाई का हर रंग बजे, और ये हाथ शहीद फन होकर रक्सा सरे महफिल होता है, जब जान की बाजी लगती है तब मकसद हासिल होता है। क्या वाह वाह वाह।